तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 9th में एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे काम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में मैंने 9.1 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, 9.1 एक्सरसाइज के मैंने 8 क्वेश्चंस कराए हैं। आई हैव मेड यू ऑल डन विद ऑल दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 8, ये हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में हम लोग 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड काम करते हैं। चलिए बिगिन करते हैं इस चीज को। हाँ, इससे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा, जब भी आप ग्राउंड से किसी पॉइंट से किसी हाइट पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को, यानी आपका ऑब्जेक्ट हाइट पर होगा, यानी हाइट पर ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से नीचे होगा, ठीक है। ऐसे केस में इन दोनों को मिलाने से लाइन ऑफ साइट मिलता है और लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर मिलता है, ठीक है, ऊपर मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिवेशन एंगल। ये क्लियर है? ठीक, ये भी क्लियर रहना चाहिए। साथ ही साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? जब हमारा ऑब्जर्वर ऊपर होता है, सपोज छत पे है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, OBS लिख देता हूं मैं ऑब्जर्वर को, और ग्राउंड पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी फुटबॉल और व्हाटएवर। इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर यदि देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगी और ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। तो इस एंगल को आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो अब तक ये दोनों चीजें क्लियर हो जाना चाहिए कि एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल होते कौन से एंगल हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लियर होगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग पिछली क्लास में तो कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली आज की क्लास में भी यूज ये होगा और बहुत ज्यादा यूज ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, साथ ही साथ उनको रिस्पेक्टिवली हम यदि डिप्रेशन पाते हैं तो उनको एलिवेशन के फॉर्म में भी बदल देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 9th हम बिगिन करते हैं। क्वेश्चन आज के थोड़ा लेंदी होंगे और लॉजिकल होंगे, हमें दो स्टेप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस इजी लिए थे। इनिशियल 3-4 क्लासेस में तो हमने बेस तैयार किया था, बाद में लेवल मैंने अपलिफ्ट किया। आज लेवल क्वेश्चन का थोड़ा और ज्यादा होगा 9th ऑनवर्ड में, ठीक है। एनसीईआरटी के 9th ऑनवर्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखें आप। चलिए 9th क्वेश्चन पढ़ लें एक बार आप और इसका सोल्यूशन आप लोग ऑब्जर्व करें। बिल्कुल आराम से हम लोग करने वाले हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 to 8 मिनट मिलेगा आज। आराम से आप इनको समझिए। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ। चलिए इसके पहले 2 पार्टीशन करते हैं, आराम से एक ही पेज में प्रयास करेंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एक बिल्डिंग बना लें सबसे पहले, तो आप यही बोला गया है, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, पहले तो 2 चीजें बनाएं, एक तो बिल्डिंग बनाएं और एक टावर बनाएं। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, जब आपने बिल्डिंग के हाइट पे चढ़ गए या बिल्डिंग के आप टॉप पोजीशन पे चढ़ गए और आपने क्या किया, टावर के फुट को देखा तो आपको 30 डिग्री दिखा। और वही काम जब आपने कहां से किया, टावर पे चढ़ गए आप और किसको देखा, बिल्डिंग के फुट को देखा तो 60 डिग्री आपको दिखा। चलिए एक काम करो, आप इधर बना लो टावर, ठीक है। दिस इज द टावर दैट यू हैव एंड दिस इज द बिल्डिंग दैट यू हैव। ग्राउंड पे ही होंगे दोनों, ऑब्वियसली होंगे, ठीक। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। द एंटायर गेम, एंटायर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द डायग्राम दैट यू ड्रॉ, ठीक है। तो यहां पे हमने फुट ऑफ टावर को देखा, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किस चीज का, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी आप यहां से देख रहे हो, इस जगह से आप देख रहे हो बिल्डिंग के टॉप को, तो ये आपको कितना मिला, 30 डिग्री, ठीक है। बना लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और बिल्डिंग को चलिए मैं नाम दे देता हूं PQ, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, PQ दे देते हैं। और इस टावर को, और बिल्डिंग को नाम दे देते हैं RS। बिल्डिंग को मैंने बड़ी मान लिया है, व्हाटएवर जो भी हो हम लोग देख लेंगे बाद में। हाँ, वैसे तो कौन बड़ा होना चाहिए, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ज्यादा बड़ा कौन होना चाहिए, ऑब्वियसली टावर होना चाहिए ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो टावर बड़ा होना चाहिए, तो हम चाहें तो इस डायग्राम में
एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बिल्डिंग और इसको कंसीडर कर लेते हैं टावर। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री आ रहा है, नहीं टावर बड़ा होना चाहिए। ठीक, ऑल राइट। तो अब हमने यदि कहां से देखा, अब इसका थोड़ा सा लोकेशन चेंज करना पड़ेगा हमें, कोई नहीं बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लो और एनालाइज कर लो। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, बिल्डिंग के ये टॉप है। यहां आप देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, इस पॉइंट से, एस पॉइंट से देख रहे हो, टावर के फुट से देख रहे हो, तो ये आपको मिल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री मिल रहा है। और ज्यादा हाइट पे देखोगे तब 60 डिग्री मिलेगा। तो ज्यादा हाइट पे कब देख रहे हो, जब बिल्डिंग के फुट से देख रहे हो, क्यू से देख रहे हो। अगला स्टेप पढ़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये टॉप ऑफ टावर कहां से देख रहे हो, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, तो ये कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए डायग्राम हम लोग एग्जैक्ट बना लें। पहले जो डायग्राम बना रहे थे उसमें हम लोगों का आंसर गड़बड़ नहीं आएगा, लेकिन वही है कि डायग्राम में ये छोटा दिखे और ये ज्यादा बड़ा आए, वैल्यू ज्यादा बड़ी आए, इससे अच्छा है कि हम पहले से एनालाइज कर लें। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम पूरा बना लिया। अब हमसे पूछा गया है कि यदि 50 मीटर हाई है टावर, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी टावर की हाइट आपको 50 मीटर मेंशन कर दी गई है, गिवन है। तो यदि टावर की हाइट दी गई है तो बिल्डिंग की हाइट पूछा है, सो इजी टू वर्क विद। सबसे पहले तो QS निकाल लो जो कॉमन है, दोनों के लिए QS कॉमन है। तो कौन सा ट्रायंगल लें कि QS मिल जाए, ये आप समझ सकते हो, ट्रायंगल QSR लें। तो इन ट्रायंगल QSR, तो QSR ट्रायंगल पे सबसे पहले ये आप सोच के बताओ कि क्या लगाना सही रहेगा। तो ऑब्वियसली आपको परपेंडिकुलर दिया है, ये 60 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर दिया है, और परपेंडिकुलर देने पर हम हमेशा बेस की बात यदि करना चाहें तो tan थीटा लगाते हैं। तो tan 60 डिग्री हम लोग लगा देते हैं, और tan 60 डिग्री लगाएंगे तो ये बताओ कि होता क्या है tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी यदि tan 60 डिग्री हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए किसके इक्वल, परपेंडिकुलर की जगह मैं टावर की हाइट 50 यूज करूंगा, और बेस की जगह मुझे QS मिलेगा, और ये QS ही मुझे निकालना है यहाँ पे। tan 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, और इसके बाद 50 डिवाइड बाय QS। इज इट ओके। अब एक काम करना होगा, QS को मुझे √3 के साथ भेजना होगा, और फिर मुझे √3 को 50 के नीचे लाना होगा। तो QS मेरा आ गया 50 डिवाइड बाय √3। अब चाहो आप तो इसको रेशनलाइज कर दो या इसी फॉर्म में छोड़ दो। ठीक है, लेटर ऑन हम देख लेंगे रेशनलाइजेशन, अभी तो मैं इसी को फर्स्ट बोल देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं रेशनलाइज कर दूंगा। अब एक और ट्रायंगल आपके पास है, यानी QSR ट्रायंगल से आपने QS निकाल लिया। अब दूसरा ट्रायंगल यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, बिल्डिंग की हाइट। दिस इज द बिल्डिंग दैट वी हैव, तो वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग now by using the concept of second triangle. And what is the second triangle that we have, PQS। तो अब PQS ट्रायंगल को आप यूटिलाइज करो। कौन सा PQS ट्रायंगल है ये आप एक बार देख सकते हो, ये ट्रायंगल मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। दिस ट्रायंगल इज द PQS ट्रायंगल दैट यू आर सपोज टू ऑब्जर्व, एंड इन विच इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल यू आर गिवन विद दिस QS हमने निकाल लिया है। ठीक है, ऑल राइट, तो ठीक है कर लेते हैं। तो यहां पे आप एक बार मेंशन कर लो कि इन ट्रायंगल कौन सा, P, Q और S। क्या करना है हमें इस ट्रायंगल PQS में, इस ट्रायंगल PQS में हमको फिर से लगाना है tan थीटा, और थीटा कितना थीटा हमें लेना है 30 डिग्री। अभी 60 लिया था, अब 30 लेते हैं। अब इस 30 डिग्री के लिए अपोजिट आपका हो जाएगा PQ, जो कि आपको चाहिए, बिल्डिंग की हाइट है, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं अपोजिट को, और बेस आपका हो जाएगा QS आपका बेस है। tan 30 डिग्री होता क्या है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक, ऑल राइट। PQ हमें चाहिए, ऑल राइट, और QS हमें दिया हुआ है 50 डिवाइड बाय √3, 50 डिवाइड बाय √3 ये दिया हुआ है।
ठीक है, इतना आप समझ लें, आराम से चीजें हो जाएंगी डील। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या मेंशन है, 1/√3 है। ठीक, इधर और इधर क्या दिया हुआ है देख लें एक बार, PQ डिवाइड बाय 50/√3। तो PQ और नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है 50/√3। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा, आप ध्यान से देखो। यदि इस PQ को मैं इसी साइड रखता हूं और इस 50/√3 को मैं यहां भेज देता हूं 1 के साथ, तो 1 के साथ 50/√3 और डिवाइड बाय √3 तो था ही। ठीक, ऐसा मैंने किया, इस पूरे को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रूल आप चाहो तो याद करो, ये ऐसा रूल आपने कभी पढ़ा था कि P डिवाइड बाय Q हो और नीचे R लिखा है केवल, लेकिन R के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं ना, तो R बाय S कह सकते हो आप इसे। तो ये क्या हो जाएगा, P बाय Q इंटू करोगे तो R बाय S की जगह S बाय R कर देते हैं, ये पढ़ा होगा। तो ये अप्रोच लगाओ, या सिंपली आप √3 को नीचे √3 के साथ रख दो, तो यहां से आपको मिल जाएगा PQ, किसके इक्वल मिल जाएगा PQ, ये मिल जाएगा P बाय Q यानी 50/√3 इंटू R बाय S की जगह S बाय R आएगा, तो 1 ऊपर आएगा और √3 नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली आपका PQ आ चुका है 50/3 मीटर। और यदि आप इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में ये आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड बाद में 6 जा 18, 18 ही आता जाएगा। तो मैं इसको 6 6 6 6 की जगह 6 7 लिख देता हूँ अप्रॉक्स। तो ये मुझे मीटर में पता चल गया हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट वी ऑब्टेन्ड, 16.67 मीटर। तो सिंपली हमने दो कंसिडरेशन लिया है, एक कंसिडरेशन ट्राइंगल QSR का जिसकी मदद से हमें QS पता चल गया, और दूसरा कंसिडरेशन ट्राइंगल PQS का। और इस ट्राइंगल के कंसिडरेशन से हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया वापस से PQ, और ये PQ ही हमें चाहिए था, बिल्डिंग की हाइट ही हमें चाहिए था। तो बिल्डिंग की हाइट हमें मिल गई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आपने समझ लिया होगा। चलिए 10th क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यहाँ पे 2 पोल हमारे पास हैं और दोनों ही पोल इक्वल हाइट्स के हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस को आप पढ़ें उसको फ्रेम करते चलें और उसको डील करते चलें। तो चलिए करते हैं इसको डील। क्या करना है, हमें 2 पोल लेने हैं इक्वल हाइट के। तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे आपको 2 पोल कंसीडर करना है, ये पहला पोल और ये दूसरा पोल इक्वल हाइट्स के हैं। ये इनका नाम आप चाहो तो कुछ भी दो, लेकिन इनकी हाइट आपको इक्वल लेनी है। तो ये AB पोल है और ये बच्चों CD पोल है, और इनकी हाइट आपको इक्वल लेनी है H। तो हाइट इनकी आप H ले लो। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड सपोज कर लो, ये रोड जा रही है और इस तरीके से ये रोड ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे ये रोड जा रही है, और इस रोड पर एक साइड क्या है, AB टावर है और दूसरे साइड CD टावर है। तो ये रोड पर 2 टावर यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, मैंने एक जनरल बना दिया है, 3D व्यू आप इसका लोगे तो इस टाइप से रोड है, और रोड पे ये 2 टावर पोल बोल दो, पोल स्टैंड करते हैं। रोड का विड्थ आपको 80 मीटर पता है। ये टोटल जो रोड की विड्थ है B से लेके D तक की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट है रोड में, और उस पॉइंट से हमने क्या किया, एलिवेशन लिया पोल का। सपोज ये पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव। तो इस पॉइंट से हमने एलिवेशन लिया, पहले तो A का लिया और फिर इसी पॉइंट से एलिवेशन हमने पॉइंट C का लिया। जब A का लिया तो मुझे एंगल मिला एलिवेशन 60 डिग्री, और जब मैंने यही काम किया C के लिए तो मुझे एलिवेशन मिला 30 डिग्री। मैं इस पॉइंट को E नाम देकर इस एलिवेशन को मुझे 30 डिग्री कंसीडर कर लेना है। ये काम मैंने कर लिया, जो कि क्वेश्चन में एज इट इज यहां तक रिस्पेक्टिवली मैंने कर दिया। अब हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगा और साथ ही साथ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, पहले तो आप क्या करो, हाइट ऑफ पोल निकाल लो, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट यानी BE और DE ये भी हम निकाल सकते हैं। तो सपोज यदि BE को मैं x एज्यूम कर लेता हूं तो DE मेरे पास आ जाएगा 80 - x।
तो BE को x माना तो DE मिल गया 80 माइनस x। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट मैंने h मान लिया है। तो एक बार हम ट्राइंगल ले लेंगे, हालांकि दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, लेकिन फिर भी हमें दो ट्राइंगल यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं जो डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं। ट्राइंगल ABE पहला हम कंसिडरेशन ले लेते हैं और दूसरा कंसिडरेशन हम ले लेंगे ट्राइंगल CDE का। इस ट्राइंगल में आप tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाइए, tan 60 डिग्री। कितना लगाओगे आप tan 60 डिग्री? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और इस tan 60 डिग्री के लिए अपोजिट आपको कितना दिख रहा है? अपोजिट आपको h दिख रहा है। मैं h के फॉर्म में ही इसको लिख देता हूं। और बेस आपके पास x है। हाँ, x भी हमें निकालना है, h भी हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम कोई भी वैल्यू निकाल लें, कोई इशू नहीं होगा। tan 60 डिग्री की जगह √3 रख देते हैं और h डिवाइड बाय x। यहाँ h निकालना ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि x को मैं √3 के साथ भेज दूंगा, तो h आ गया √3x। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दें और इस तरीके से आपने h निकाल लिया है। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है जो कंसीडर करेंगे? अब हम कंसीडर करने वाले हैं ट्राइंगल CDE। तो इस ट्राइंगल पे आपको क्या मिलेगा देखें आप। इन ट्राइंगल CDE, ठीक है, इसे कंसीडर करो आप। और इस ट्राइंगल में फिर से आपको tan थीटा लगाना है। राइट नाउ आप लगाओ tan 30 डिग्री, क्योंकि आपके पास थीटा है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा बता दें। परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो h ही होगा, यानी परपेंडिकुलर तो h ही रख देते हैं। हाँ, लेकिन बेस इसके लिए क्या होगा? 80 माइनस एक्स। बेस होगा 80 माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें वैल्यू रख देते हैं h की भी और x की भी, निकल जाएगा। तो आप एक काम करो, आप फर्स्ट का यूज करो। यहाँ पे फर्स्ट का यूज करके h की वैल्यू रख दो, tan 30 की वैल्यू रख दो। तो tan 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 डिग्री आ जाएगा 1/√3। और साथ ही साथ जब यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है? h की जगह √3x में रखना चाहूंगा। तो h की जगह आप √3x सब्सटीट्यूट कर दो, फर्स्ट से निकला है ये। और डिवाइड में आपको रख देना है 80 माइनस एक्स जो ऑलरेडी है। यहां से होगा ये बच्चों कि x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 80 माइनस एक्स का इंटू 1 के साथ, √3 का इंटू इस √3 के साथ, तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय √3 इंटू √3, ये आ जाएगा 3x। ठीक है, और इस x को अब हम इस 3x के साथ लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 80 और यहाँ पे आ जाएगा ये 4x। ठीक है, इस टाइप से आपको ये मिल गया। अब पूरे में 4 का डिवाइड कर दो आप, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, या सिंपली आप इस 4 को नीचे ले आओ, जैसा भी आप चाहो। ये 20 आ जाएगा और ये आपका x आ जाएगा। तो यहां से आपको x मिल चुका है 20 मीटर। और ये x क्या है एक्चुअल में? तो ये x एक्चुअल में आपको दोनों डिस्टेंस मिल चुकी हैं, यानी BE पता चल चुका है 20 मीटर और साथ ही साथ आपको DE पता चल चुका है कितना? 60 मीटर। तो ये दोनों आपको डिस्टेंस पता चल गई। एक पहला क्वेश्चन आपको मिल चुका है और इसका आंसर आपको आ चुका है। क्या क्या आ चुका है? दोनों डिस्टेंसेस आपको पता चल चुकी हैं पोल से। ठीक, 20 मीटर और 60 मीटर, ये समझ में आ गया होगा। अब हम हाइट निकाल लेते हैं। हाइट के लिए हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और फर्स्ट इक्वेशन में आपसे बोला गया है कि h कितना है? √3 टाइम्स x है। तो यदि h √3 टाइम्स x है तो x की वैल्यू हम रख देते हैं √3 मल्टीप्लाइड विद 20, यानी आपका h आ गया, हाइट आ गई 20 टाइम्स √3 बोलो या √3 टाइम्स 20, एक ही बात है। 20 टाइम्स √3 के फॉर्म में हम लिख देंगे। मीटर में ये आया है, ठीक है, मीटर 20 √3 मीटर। और यदि √3 की वैल्यू रखने को कभी बोला जाए तो आप 1.7 रख दें, अदरवाइज इसी फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे। तो x आ गया, दोनों निकल गए x, एक 20 निकला तो दूसरा 60 निकला क्योंकि टोटल 80 था, और साथ ही साथ हाइट आ गया 20 √3 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन। अब हम 11th क्वेश्चन लेते हैं, पढ़िए इसको पहले अच्छे से ध्यान से। हाँ, इसके सोल्यूशन पे चलें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टीवी टावर है और उस टीवी टावर को हम वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। तो एक काम करो, इस टाइप से आपने एक स्टैंड किया टीवी टावर, ये इसका बैंक है, ये इसका क्या है? बैंक है। और यहां पे आपके पास ये क्या है? ये पूरा
आप कह सकते हो कि आपके पास बैंक है, और यहां से आपने एक टीवी टावर को स्टैंड किया। ठीक, तो ये एक टीवी टावर है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, बीसी नाम का टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब अदर बैंक पर एक पॉइंट आपने लिया ए, ठीक है, इस पॉइंट पर आपने काम किया। क्या काम किया? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इस जगह से आपको 60 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप ले लें 60 डिग्री, यानी यदि आपने इसको ज्वाइन किया तो आपको 60 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब 20 मीटर दूर जाना है। अब आप ये लॉजिक लगाओ कि 20 मीटर दूर किधर जाएं, टावर की मतलब बैंक की तरफ आए या दूर जाएं। तो ऑब्वियसली बैंक पर लिया है तो नदी में तो हम नहीं आएंगे, ये भी लॉजिक है, लेकिन इसको आगे पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा कि लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower the angle of elevation of the top of the tower is 30। अब top of the tower से elevation 30 है तो obviously आप दूर जाओगे तभी 30 मिलेगा। तो यहाँ पे ये 20 मीटर दूर गए हो आप, ठीक, तो यहाँ से elevation आपको कितना मिलने वाला है? 30 डिग्री। तो ये आपको 30 डिग्री पता चल गया, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें 30 डिग्री। इसके बाद का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते चलें। आपको हाइट निकालनी है टावर की, विड्थ निकालना है कैनल का। तो कैनल का विड्थ यानी ए बी निकालना है, हाइट यानी बी सी निकालना है, ये दोनों निकालना है। ऑब्वियसली दो ट्रायंगल आपको मिल चुके हैं। पहला ट्रायंगल आपको क्या मिल चुका है? देखें, पहला ट्रायंगल आपको मिल चुका है बी सी ए। तो जल्दी से इसको लगा देते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए। तो ट्रायंगल बी सी ए में आपको क्या मिला है वो आप देखें। आपको ट्रायंगल BCA में सिंपली tan थीटा लगाना है, यानी tan 60 डिग्री लगाना है। tan 60 डिग्री आप लगाओगे तो tan 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर आप यूज करोगे BC और बेस यूज करोगे AB। ठीक है, तो BC और डिवाइड बाय AB आ गया। tan 60 डिग्री की जगह आप √3 रख दो, डिवाइड में 1 रहेगा ऑब्वियसली √3 के, और यहाँ पे BC डिवाइड बाय AB आपको मिल रहा है। अब BC डिवाइड बाय AB आपको सिंपली क्या रिजल्ट दे देगा? अब यदि आपको कुछ नाम देना है इसको तो दे दो, अदरवाइज आपको BC के फॉर्म में ही वैल्यू निकलेगी, AB की वैल्यू और BC की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू √3 टाइम्स AB। इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम में दे देता हूँ, BC इज इक्वल टू √3 टाइम्स AB। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। जब भी मुझे BC की जगह रखना होगा मैं रख दूंगा, बाद में AB निकल जाएगा सपोज, तो फिर AB की वैल्यू यहां पे रखकर BC निकल सकता है। ठीक है, चलिए एक और ट्रायंगल बचा है जिस पर हमें काम करना है। कौन सा ट्रायंगल? BCA के अलावा या फिर CBA इस ट्रायंगल का नाम दिया जा सकता था। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है CB। इसको कुछ और नाम दो बेटा, इसको नाम दे देते हैं E दे देते हैं। ठीक, तो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं CBE। तो इन ट्रायंगल CBE, तो दूसरा ट्रायंगल ले लें CBE, और दूसरा ट्रायंगल CBE ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल CBE लेकर हमने क्या किया वो देखो। अब इस CBE ट्रायंगल में हमने काम किया तो हमें सबसे पहले तो मिल गया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री हम लोग निकालते हैं। tan 30 डिग्री निकालेंगे तो tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर तो हमारा CB है या BC है, जो भी नाम दो, और बेस है हमारे पास पूरा पूरा BE बेस है। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और BC की जगह मैं रख देता हूँ √3 टाइम्स AB, √3 टाइम्स AB। और BE की जगह आप बताओ क्या रखेंगे? BE की जगह रखेंगे AE प्लस AB। ठीक है, AE प्लस AB। ठीक है, इतना क्लियर करते चलो आप। अभी सब कुछ ऑब्वियस हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा जो भी चाहिए। दो चीजें चाहिए, हाइट चाहिए और हाइट चाहिए मतलब BC चाहिए, और विड्थ चाहिए मतलब AB चाहिए। तो दोनों चीजें अभी मिल जाएंगी, डोंट वरी। लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप करते चलो। अब इस √3 का इंटू इधर कर देना है हमें, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स AB, और 1 का इंटू करना है इसमें, तो AE प्लस AB 1 के साथ जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा। तो AE की जगह मैं रख दूं 10, AE की जगह मैं 10 नहीं 20। क्यों 20? क्योंकि 20 दिया है। ठीक है, इधर 20 ये। ठीक है, तो 20 रख देता हूं मैं इसकी जगह, और 20 प्लस AB हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस
ए बी हो जाएगा। ऑल राइट, अब एक काम करो, इस ए बी को ले आओ आप 3AB के साथ। तो 3AB है ये और ये AB है, 3AB में AB सब्ट्रैक्ट होगा तो 2AB आ जाएगा। और 2AB किसके इक्वल आ गया? 20 के। तो यदि 2AB 20 के इक्वल है तो AB आपका कितना आ गया? 10 आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं AB इज इक्वल टू 10। अब इस AB की वैल्यू का यूज हम करते हैं। AB इज 10 और AB हमें चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। एक हमारा आंसर आ चुका है, विड्थ हमारी कैनल की निकल चुकी है, तो एक आंसर हमारा आ चुका है। और दूसरा हमें हाइट BC निकालना है और हमारे पास एक रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन का यूज कर दो, BC इज इक्वल टू √3 टाइम्स AB। तो चलिए हम पहले रिलेशन से निकाल लेते हैं, BC इज इक्वल टू √3 टाइम्स AB। तो AB की वैल्यू रख देंगे 10, तो BC निकल के आ गया 10 टाइम्स √3। तो 10 टाइम्स √3 मीटर इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आ सकते हैं और कई क्वेश्चन इनमें से आ चुके हैं। तो 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इनको हमने कर लिया। अब चलिए 12th क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। तो जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है वो सपोज ऐसी है, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ 7 मीटर हाइट। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग से आपने किसे देखा? एक टावर को देखा। अब टावर को कैसे देखा वो समझो। टावर के आपने टॉप पॉइंट को भी देखा और बॉटम को भी देखा, यानी आपने इस जगह से, यहां पे एक रेफरेंस बना लो, ठीक है, यहां से आपने इसके टॉप को भी देखा और फिर इसके बॉटम फुट को भी देखा। ऐसा हुआ है, ठीक। जब आपने टॉप पॉइंट को देखा तो एलिवेशन मिलेगा 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप बॉटम को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियसली मिलेगा और ये कितना मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको बोला है, ठीक है। चलिए बिल्डिंग को हम मान लेते हैं PQ, बिल्डिंग को एज्यूम कर लेते हैं PQ और इस टावर की हाइट को या टावर को एज्यूम कर लेते हैं RS, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये आपको 7 मीटर दिया है, इतना आपको 7 मीटर दिया है P से लेकर Q तक। तो यहां पे आपको ये पॉइंट यदि मैं T नाम दे दूं तो T से S तक अपने आप आपको 7 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक काम कर दो बच्चों, इसको आप कुछ मान लो, इसको चलो H मान लेते हैं, स्मॉल h, इतना। तो एक काम करो, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ले लो, सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल। कौन सा? ट्रायंगल RTP। एक ट्रायंगल तो आपको RTP कंसीडर कर लेना है, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा? जिससे आपको इन दोनों का बेस पता चल जाएगा। लेकिन दूसरा ट्रायंगल हमें क्या लेना है? पहला ट्रायंगल तो हम RTP ले लेंगे और RTP लेकर हम tan 60 डिग्री लगा देंगे और जैसे ही हम tan 60 डिग्री लगाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर की जगह तो H यूज करना होगा, बेस की जगह हमें PT यूज करना होगा। tan 60 डिग्री √3 होता है तो √3 टाइम्स PT, ये मेरा H आ जाएगा। और मुझे हाइट पता करनी है तो मैं आंसर अपना इस फॉर्म में नहीं रखूंगा, मैं किस फॉर्म में रखूंगा? PT की वैल्यू में रखूंगा जहां जरूरत होगी। तो मुझे पहली इक्वेशन तो PT इज इक्वल टू H/√3 के फॉर्म में मिल गई, ठीक है। जहां भी रिक्वायरमेंट होगी PT रखने की मैं रख दूंगा और H के फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन मिलेगा तो H मिल जाएगा। ऑल राइट, हाँ। अब दूसरा हम क्या लें? तो दूसरा या तो हम PTS ले लें डायरेक्ट यहीं से एक ट्रायंगल, या फिर इस 45 को हम यहां पे देखें तो ये 45 होगा। तो आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। यदि आपका ये 45 है तो ये भी 45 होगा अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो या तो आप सिंपली कौन सा ट्रायंगल ले लें, या तो आप चाहें तो PTS ले लें, ठीक है, या फिर आप PQS ले लें। चलिए मैं कन्वेंशन को नहीं तोड़ता हूं, जैसा हम करते आ रहे हैं। ट्रायंगल हम ले लेते हैं PQS। तो ट्रायंगल हमने लिया PQS और इस PQS ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा? tan 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट, और tan 45 डिग्री होता है
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ही होता है। परपेंडिकुलर लेकिन 7 है, इस 45 के अपोजिट को परपेंडिकुलर बोलेंगे और अपोजिट 7 है। और बेस बेटा यहाँ पे कितना है, बेस आपके पास PT बोलो या QS बोलो, दोनों इक्वल हैं। यदि मैंने ऊपर PT यूज किया है तो यहाँ भी मैं QS की जगह PT इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू है कितनी है, h/√3 में लिख देता हूँ। तो आप या एक बार चाहो तो पहले QS लिख दो, फिर QS की वैल्यू लिखो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर दो h/√3। ठीक है, ये √3 ऊपर जाएगा 7 के साथ। ठीक है, तो यहां से मिल गया 1045 इज इक्वल टू कितना, 7√3 डिवाइड बाय h, 7√3 डिवाइड बाय h। तो यहां से आपको h मिल गया 7√3 मीटर। क्या आपको h निकालना था? h जरूरत तो पड़ेगी लेकिन निकालना नहीं था, निकालना हमें टोटल टावर था। और ये टोटल टावर कितना है, h+7 है, यानी RS की जो वैल्यू है वही टावर की हाइट है, और ये किसके इक्वल है, h+7 के। तो h की जगह मैं रख देता हूं जो मुझे मिला है 7√3, और ये +7 तो है ही, और इसमें से कॉमन आ जाएगा बच्चों 7, तो अंदर बचेगा √3 + 1 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। ये आपको मिल चुकी है हाइट ऑफ टावर। यदि √3 की वैल्यू सपोज 1.7 दे दिया जाए तो 7 क्या करेंगे, फिर हमारा आंसर क्या होगा, देखें 7 × 1.7 + 1, और ये फर्दर आएगा 7 × 2.7, और ये आप सॉल्व कर सकते हो। 7 7 49, 7 2 14, और 14 में 4 ऐड किया नहीं, तो 18.9 मीटर ये पॉइंट में आ सकता है। यदि वैल्यू √3 की दी गई है तभी आप ऐसा करें, अदरवाइज आप अपना आंसर यहीं छोड़ के आ जाएं। इट्स अप टू द वैल्यू ऑफ √3 वेदर इट इज गिवन और नॉट। तो √3 की वैल्यू वैसे गिवन होती है, रटने की जरूरत है नहीं। बाकी आप चाहो तो याद रख सकते हो, √3 की एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है 1.732, लेकिन हमें अप्रॉक्स में कई बार 1.7 यूज करने को बोल दिया जाता है, या 1.73 भी बोला जा सकता है। तो जो भी वैल्यू गिवन है वो आप रख सकते हो और पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें 2 कंसिडरेशन लेने पड़ रहे हैं, हमें हर बार 2 ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ रहे हैं, और उन दोनों ट्राइंगल का आपस में हेल्प लेते हुए या उन दोनों में से जो वैल्यूज आ रही हैं उनकी मदद लेते हुए हम काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास 2 अननोन है, तो हमें 2 इक्वेशंस या 2 आप कह सकते हो कि वैल्यूज पर काम करना होगा, या 2 स्टेप पे काम करना होगा। पहले स्टेप से हम एक अननोन निकालेंगे, या उस अननोन को दूसरे अननोन के टर्म में निकालेंगे, और सेकंड स्टेप में रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यदि हमसे यहाँ PT भी पूछा गया होता, इन दोनों के फुट की डिस्टेंस पूछा गया होता, तो सिंपली h/√3 करते, और h/√3 करते तो 7 हमारा आंसर आ गया होता इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ठीक, चलिए 13th क्वेश्चन लेते हैं, और इस 13th क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप पढ़ो। यदि ध्यान से आप पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस होते हैं ओशन के आसपास, जो समुद्री इलाके हैं, पानी वाले इलाके हैं, वहां पे होते हैं, क्योंकि सी लेवल सी के पास इसलिए होते हैं ताकि शिप्स के आने को और शिप्स के जाने को हम ऑब्जर्व कर सकें। तो चलिए, एक लाइट हाउस है, ये बैंक ऑफ एक रिवर पे है, और यहां से हम 2 शिप को आता जाता ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले शिप को हमने जब ऑब्जर्व किया तो वो कितने पे था, ठीक है, देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम। तो पहले तो डिफरेंशिएशन देखो, ये आप रेफरेंस लाइन एक मानोगे, पहले डिफरेंशिएशन था 30 डिग्री, फिर वो शिप सपोज लाइट हाउस के तरफ ही आ गई, या फिर दूसरी शिप है, 2 शिप है ना, हाँ 2 शिप है, तो एक शिप का कितना था 30 डिग्री और दूसरे का डिप्रेशन था 45 डिग्री। तो ये 2 शिप आप यार एज्यूम कर लो, एक शिप को आप बोल दो A और दूसरे शिप को बोल दो B,
और इस जगह को बोल दो C, और ये आप CD एज्यूम कर लो लाइट हाउस को। ठीक है, ये हुआ हमारे साथ। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, AB पूछा है हमसे, हम AB निकालेंगे बिल्कुल। हाँ, अब ये 30 डिग्री पता है, इतना 30 डिग्री पता है, तो इसके लिए अल्टरनेट एंगल ये बनेगा, इसको 30 डिग्री आप लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपके पास 45 डिग्री ये वाला एंगल है टोटल, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसके लिए कौन सा अल्टरनेट बनेगा, ये वाला टोटल, तो ये भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो इतना आप पहले क्लियर कर लो। इतना क्लियर हो गया है तो अगेन हमें दो ट्राइंगल लेने हैं और उन दोनों ट्राइंगल पे काम करना है। और अब इतनी बार आप ये काम कर लो, इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में रख लो कि ये धीरे धीरे समझ में पूरा आपको आने लगे। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। आप कोई भी दो लो, दो ही ट्राइंगल दिखेंगे यहाँ पे, एक DCB और एक DCA। तो चलिए सबसे पहले तो हम DCB ही ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल DCB क्या होगा, क्या मिलेगा हमें इस ट्राइंगल में, वो देखो आप। तो इस ट्राइंगल में हमको मिलेगा DCB में tan 45, और tan 45 डिग्री किसके इक्वल मिलेगा वो बता दो आप। ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर इन इसका अपोजिट हम बोलेंगे DC को। ठीक है, फिलहाल ये निकालना नहीं है, पर इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम दूसरा ट्राइंगल DCA लेंगे, इसलिए DC निकाल लो। ये किसके इक्वल होगा, DC डिवाइड बाय BC के। BC की जरूरत भी अभी नहीं है लेकिन पड़ेगी। tan 45 1 होता है, 1 के साथ BC का इंटू हुआ, यानी जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी DC की, तो DC की जगह मैं BC रख सकता हूं। तो BC इज इक्वल टू DC बोलो या DC इज इक्वल टू BC बोलो, एक ही बात है। तो इन द प्लेस ऑफ DC वी आर इन पोजिशन टू सब्सटीट्यूट BC। ठीक, इज इट क्लियर। तो पहला ट्राइंगल DCB हो गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DCA। और इस DCA ट्राइंगल में क्या लगाओगे आप, ये देखो पहले। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री आप यदि लगाते हो तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा ये समझ लो, और जस्ट वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। tan 30 डिग्री के लिए भी अपोजिट आपका क्या होने वाला है, ऑब्वियसली DC होने वाला है, लेकिन बेस आपका क्या होने वाला है, बेस आपका ये पूरा CA या AC होने वाला है। तो DC बाय AC। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम tan 30 की वैल्यू 1/√3 रखेंगे। तो यहाँ पे tan 30 की जगह आप 1/√3 रख दो। ठीक है, रख दिया। ठीक, अगला स्टेप DC की जगह BC रख देते हैं हम। ऑल राइट, DC की जगह BC रख देते हैं। ओके, नीचे और क्या करेंगे हम, नीचे AC को क्या लिख दें बच्चों, AC को हम लिख दें BC प्लस AB, BC प्लस AB लिख दें। तो BC प्लस AB लिख देते हैं। तो चलिए BC प्लस AB ये हमने लिख दिया इसकी जगह। अब एक चीज ध्यान से यदि आप देखो तो आपको एक्चुअल में क्या दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 75 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की हाइट तो दे दिया था बच्चों 75 मीटर। ठीक है, मैंने यूज नहीं किया है तो कर लूंगा मैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना, 75 मीटर, यानी BC की वैल्यू मुझे पता है, कितनी पता है, 75 मीटर। तो मैं डायरेक्ट ही रखता BC। ठीक है, तो BC मुझे 75 पता है और DC भी 75 पता है, तो डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। इस DC की जगह BC रखो या डायरेक्ट 75 रख दो, एक ही बात है। चलिए अगले स्टेप में मैं रख देता हूँ 75। तो BC की जगह 75 है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 1/√3, और BC मुझे पता है 75, नीचे भी BC की जगह रख दो 75, और प्लस AB हमें चाहिए, कोई इशू नहीं है। अब तो और इजी हो गया, 1 के साथ ये जाएगा तो 75 प्लस AB। ठीक है, अब √3 को किसके साथ लेके जाएंगे, 75 के साथ। तो ये हो जाएगा 75 इंटू √3। अब इस 75 को हम उस राइट साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 75 √3 और माइनस का 75। अच्छे से देखते चलें, सभी क्वेश्चन मजेदार हैं आज के क्लास के। अब 75 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ, लेकिन यदि √3 की वैल्यू दे देगा तो रख देंगे, नहीं देगा तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको रख के बताऊं क्या मैं,
बता देता हूँ। चलिए सपोज √3 दे दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सपोज √3 दे दिया है 1.7 सपोज, तब आपका ए बी होगा 75 मल्टीप्लाइड विद 75 मल्टीप्लाइड विद 1.7 माइनस 1, और ये निकल के आएगा 75 इंटू 0.7। ठीक है, और यदि इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 50 51 52, तो 52.5 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 52.5 मीटर। तो ये आपको पॉइंट में आंसर मिल सकता है यदि √3 की वैल्यू दे दिया जाए, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा मीटर में। दिस इज द आंसर, यानी यूनिट मीटर लगाना मत भूलना, ये ध्यान रखो। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 13th। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, लाइट हाउस की बात की गई है। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसे करते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझते चलो। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसने स्पॉट किया बैलून को विंड में मूव करते हुए हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले तो ग्राउंड होना चाहिए, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड में 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए बी नाम की गर्ल है। 1.2 मीटर इज हर हाइट। ठीक है, ऑल राइट, इतना समझ गए हो आप। चलिए इसको मैंने थोड़ा सा डार्कन भी कर दिया। 1.2 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस गर्ल। अब यहां पे एक रेफरेंस लाइन आप बना लो, ये मेरा सजेशन है। अब इसने बैलून को देखा, क्या होते हुए देखा बैलून को? इसने उड़ते हुए ही देखा होगा, बैलून उड़ते ही हैं। हाँ ठीक है, और ऑब्जर्व क्या किया उसने बैलून को उड़ते हुए देखकर? तो ऑब्जर्वेशन आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सपोज दिस इज द बैलून, फर्स्ट कंडीशन ऑफ बैलून। उसने ये स्पॉट किया बैलून को मूव करते हुए कि बैलून की हाइट 88.2 मीटर है ग्राउंड से, यानी इसने ये टोटल हाइट बैलून की ऑब्जर्व किया। इसने कितना? 88.2। अब ये एक बेसिक लॉजिक है कि यहाँ पे यदि ये 1.2 है तो यहाँ भी ये 1.2 होगा, और यदि ये 1.2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये हाइट पता चल जाएगी जो मुझे एक्चुअल में यूज करनी पड़ेगी। कौन सी हाइट? ये वाली हाइट, इतनी सी, ये मुझे जरूरत पड़ेगी। और ये कितनी मिलेगी 88.2 में 1.2? तो 88.2 में पहले तो 0.2 तो 88 और एक और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 87 मीटर ये हाइट है। और ये मैं हाइट एज्यूम कर लेता हूँ C, और ये आपका D, और ये आपका E। कुछ भी नाम दिया जा सकता है, जैसा मैंने दिया है वैसा आप दे दो अभी तो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अभी ये एलिवेशन था 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। ऑल राइट, फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों? इस एलिवेशन की वैल्यू चेंज हो गई, और चेंज होकर कितनी हो गई? चेंज होकर ये वैल्यू हो चुकी है, देखो पढ़ो, ये वैल्यू हो चुकी है 30 डिग्री। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बैलून थोड़ा आगे निकल गया, तो ये एंगल हो चुका है अब 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये हॉरिजॉन्टली ही गया है। ठीक है, मतलब जितना आपका हाइट ये है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट कर दूं, ये वाला जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली, ये सेम बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। यानी आपकी जो हाइट है, नया पोजीशन एज्यूम कर लो, FG एज्यूम कर लो सपोज, तो ये FG जो हाइट है वो भी 87 ही रहेगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में आप बोल सकते हो। ठीक, हालांकि ग्राउंड से इसकी हाइट 88.2 होगी, पर हमें ये डिफरेंस यही वाला लेना पड़ेगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब हमें दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं इसका आइडिया आपको हो चुका है। तो नाउ यू हैव आइडिया अबाउट द टू ट्राइंगल्स दैट वी आर सपोज टू कंसीडर। एक तो हमें CDA लेना है और दूसरा हमें FGA लेना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ट्राइंगल लेते हैं CDA, और इस CDA ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। तो इस CDA ट्राइंगल में प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? tan थीटा ही लगाओगे। tan 60 डिग्री लगाओगे क्या? बिल्कुल tan 60 डिग्री लगाओगे। कितना होगा tan 60 डिग्री?
ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और इस tan 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर पूरा पूरा आपको CD मिल रहा है, और CD कितना है मैं डायरेक्ट रख दूं, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देना 87, और बेस में मुझे रखना होगा AD, और AD मुझे बच्चों नहीं पता है, AD मुझे चाहिए, AD मैं लिख देता हूं। tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री की जगह √3 रख दो आप, और यहां मिल जाएगा 87 डिवाइड बाय AD। अब इस AD को √3 के साथ लेके आओ, तो AD इंटू √3, और बाद में क्या करो, एक काम कर सकते हो आप चाहो तो इसमें √3 का इंटू दोनों तरफ कर दो, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, और ये इजी है रेशनलाइज करना, इसलिए मैं कर देता हूं। यहां भी √3 का इंटू कर देता हूं, और यहां भी कर देता हूं, ठीक है, इतना समझ लो थोड़ा सा। अब ये बचेगा क्या, ये 3AD बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपके पास 87 टाइम्स √3, तो ये बचेगा 87 टाइम्स √3। तो अभी जो मैंने काम किया वो समझ में आया कि नहीं, ये आप देख लें एक बार अच्छे से। ये मैंने क्या किया है, रेशनलाइज किया है। अब क्या करना है मुझे, इस 3 को नीचे भेजना है, या 3 से दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो इधर तो AD मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27, 29 √3 मीटर, ये मुझे मिल रहा है मेरा AD। तो बहुत ज़रूरत थी इस AD की, क्योंकि इस AD की ज़रूरत होगी हमें आगे। तो ये AD आपको मिल गया 29 टाइम्स √3 मीटर। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल FGA की। तो अब इस ट्रायंगल पे काम करो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल FG और A। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में ये देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो ध्यान से देखो तो आपको 30 डिग्री दिखेगा। इस 30 डिग्री को आप यूज करो किस फॉर्म में, tan 30 डिग्री के फॉर्म में। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यूज करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है 87 सॉरी, और बेस आपके पास कितना है, बेस आपके पास है AG। tan 30 डिग्री वही 1/√3 होता है, चलो रख देते हैं। और यहां पे आपके पास 87 है, और AG की वैल्यू आप ध्यान से देखो तो AD प्लस DG है, कितनी है, AD प्लस DG, और AD तो हमने अभी अभी निकाला है, तो 1/√3। और एक काम कर दें क्या, इनको क्रॉस भी कर ही देते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो AD प्लस DG इधर आ जाएगा 1 के साथ, और 87√3 इधर आ जाएगा। तो DG तो यार हमें चाहिए, ऑल राइट, लेकिन AD की वैल्यू तो हमें रख देनी चाहिए। क्या रख देनी चाहिए, 29√3। तो 29√3 हम यहाँ रख देते हैं। तो 29√3 प्लस DG, तो DG यहाँ से निकल के आ जाएगा 87√3 में आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 29 टाइम्स √3। अब या तो आप √3 कॉमन ले लो, या आप सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 87 में 29 ही हो रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ से 17 में 9 8, और 8 में 3 5, 58√3 ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, DG की। और इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना था वो भी आपको पता है, आपको डिस्टेंस बतानी थी दो बैलून के बीच में। तो क्या ये DG है, बिल्कुल, दो बैलून के बीच की डिस्टेंस DG ही तो है। तो DG कितना आ गया, 58√3 मीटर। तो दिस इज आंसर टू द प्रॉब्लम। लेकिन यदि √3 की वैल्यू 1.7 गिवन होती तो फिर आप पे मैं छोड़ता हूं, आप 1.7 का इंटू कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो DG निकल के आ चुका है, क्वेश्चन 14 हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देख लें, और एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें लिखें वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टैग लगाएं पहले तो आप वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं बाद में भी करवा दूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूं। इस वीक आप आराम से इस चैप्टर को करें, नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग नया चैप्टर ले लेंगे। ये चैप्टर लगभग हो गया है, बस प्रैक्टिस ही हमें करनी है। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे हम, और इसको अच्छे से पढ़िए। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये टावर है, सपोज
इस टावर तक हमें पहुंचता है इस स्ट्रेट हाईवे का यूज करके। वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस स्ट्रेट हाईवे टू रीच दिस टावर। ठीक है, ऑल राइट। अब पढ़िए ध्यान से, आगे क्या बोला गया है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ। यहां पे एक कोई पर्सन खड़ा है और वो अपनी आंखों से देख रहा है एक कार को अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर की तरफ आता हुआ। तो ए से कार को बी की तरफ आता हुआ ये सीडी टावर पे खड़ा हुआ पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, यहां से कार बी की तरफ आ रही है, ये ऑब्जर्वेशन है कार का। ठीक है, अब कार में नहीं बना रहा हूं, बनाना चाहो तो आप बना लो, या सिंपल आप ऐसा रखो जैसा मैंने रखा। इज इट क्लियर और नॉट, ये पहले आप मुझे बताओ। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। ये है जिसे मैंने अभी अभी येलोइस किया है, ये है टावर। इस टावर पे ये पर्सन खड़ा है और ये दो कार, एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है। इन दोनों कार को ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑल राइट, अब ये ऑब्जर्वेशन होगा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ यहाँ पे डिप्रेशन की बात होगी, क्योंकि रेफरेंस हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो पहले डिप्रेशन कितना था, एक स्ट्रेट लाइन बना लो, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। पहले 30 था, जब वो अप्रोच कर गया और अप्रोच करके ए से बी पे आ गया तो ये डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। इतना पढ़ लिया आपने, पहले एक बार अच्छे से फिर से पढ़ो। ठीक, किस स्पीड से आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। तो पहला एजम्पशन होगा लेट द स्पीड ऑफ कार बी, पढ़ लिया क्वेश्चन ना। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो मैं इसको भी 30 डिग्री कर देता हूं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ टावर की तरफ यानी सी की तरफ आ रहा है ये कार, सेम कार है जो यहाँ पे बी पोजीशन पे पहुंच गई है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है इसलिए मैंने स्पीड माना। लेट स्पीड ऑफ कार बी, कार की स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करें बताएं आप, यहाँ पे सब कुछ यूनिट किस फॉर्म में है, यूनिट आपको यूनिट तो कुछ दी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं मीटर पर सेकंड ले लेता हूं। तो एक्स को मैं ले लेता हूं मीटर पर सेकंड। फिर आगे पढ़ते हैं। 6 सेकेंड्स लेटर, यानी ए से लेकर बी तक में जो टाइम लगा है, ये हमें डिस्टेंस नहीं दिया, हमें टाइम दिया है। ए से बी के बीच में हमें 6 सेकेंड लगा है, यानी ए पोजीशन से कार को बी पोजीशन तक पहुंचने में 6 सेकेंड्स लगा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और स्पीड हमने मान लिया है x मीटर पर सेकेंड। बस यहां से बेटा आपका लॉजिकल पॉइंट शुरू होता है। स्पीड आपने मान लिया है x मीटर पर सेकेंड और टाइम आपका दिया है 6 सेकेंड। तो यहां से क्या आपको डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू हमेशा से हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ होगा यार, सीधी सी बात है। यदि स्पीड आप बोल रहे हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को चलो कैपिटल डी ले लें, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम होगा ये डिस्टेंस। अब स्पीड मैंने कितनी मानी है, स्पीड मैंने मानी है x और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 6। तो डिस्टेंस ये निकल के आ गया 6x मीटर, 6x मीटर, ये मुझे मिल गया डिस्टेंस। तो चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं a से b की डिस्टेंस है 6x मीटर। ये ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है और बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल, फिजिक्स का भी तो लॉजिक लग रहा है, फिजिक्स का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे एजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, वो देखें आप। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी बी से सी में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो चलो मान लेते हैं कि t सेकेंड लगेगा। तो बी से सी का टाइम पूछा है, तो लेट t seconds are taken to reach B to C. Let
t seconds are taken to reach B to position C. C position is the foot of tower. ठीक है। अब यदि स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में मेंशन है स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो यहां पे ये बताओ कि ये डिस्टेंस 1 बोल देता हूं मैं, तो डिस्टेंस 2 कितना होगा? डिस्टेंस 2 भी स्पीड इंटू टाइम ही तो होगा, और स्पीड कितनी है? x है, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है? अब टाइम लग रहा है t सेकेंड, तो अब कितना आ गया ये? t टाइम्स x, ये भी मीटर ही तो होगा, डिस्टेंस ही तो है, तो ये डिस्टेंस d2 बोल रहा हूं मैं bc को। d2 किसे बोल रहा हूं? bc को। d1 किसे बोला है? d1 बोला है मैंने ab को, तो ab भी मुझे मिल गया और bc भी अब मुझे मिल चुका है। bc कितना मिल चुका है देख लो ध्यान से, tx मीटर। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से देखो, tx मीटर और ये 6x मीटर, तो ये मैं tx मीटर ही रख देता हूं। अभी इन वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, तो जब यूज करना पड़ेगा हम करेंगे। tx मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को ट्रायंगल लेना है, एक बार लेना है ट्रायंगल DCB, तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं DCB। तो इन ट्रायंगल DC एंड B, क्या है इस ट्रायंगल DCB में? इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पे 60 डिग्री मिल रहा है, तो tan 60 डिग्री लगा दो आप, ये अल्टरनेट से आ गया, डिप्रेशन दिया था लेकिन अल्टरनेट से 60 आ गया। tan 60 डिग्री लगा दो। tan 60 डिग्री होता क्या है? tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो आपको निकालना ही है DC, ये भी आपको नहीं पता ना? हाँ, ये भी नहीं पता, इसकी वैल्यू वैसे निकालनी नहीं है, पर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, हमें तो टाइम निकालना है। ठीक है, DC और बेस कितना है? BC। और क्या BC की वैल्यू पता है हमें? यस, BC हमें पता है TX, तो यहां से tan 60 √3 आएगा, तो DC की वैल्यू मैं लिख दूं क्या? √3 टाइम्स TX। तो जहां भी DC यूज करना होगा मैं यूज कर लूंगा √3 टाइम्स T मल्टीप्लाइड विद X। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है और यूनिट है मीटर, तो ये मुझे यूज करना पड़े जहां भी मैं कर लूंगा। इसे आप नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। हाँ, राइटिंग वगैरह में आप टेंशन मत लो, राइटिंग, मेरी राइटिंग से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे लिखते वक्त प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, आप उसको साफ सुथरा लिखें, थोड़ा मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लेते हैं दूसरा ट्रायंगल DCB के बाद DCA। तो अब इस ट्रायंगल को देखो आप, इन ट्रायंगल DCA ट्रायंगल को यदि आप ध्यान से देखो तो इस DCA में आपको क्या दिख रहा है ये बताओ आप। इस DCA में आपको tan 30 दिख रहा है, तो tan 30 लगाओ सबसे पहले। तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल दिख रहा है? तो tan 30 डिग्री हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और परपेंडिकुलर राइट नाउ हमारे पास DC ही है, लेकिन बेस हमारे पास क्या हो चुका है? बेस हो चुका है हमारे पास AC। ठीक है, दिख रहा है AC। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो tan 30 की वैल्यू रख दो 1/√3। उसके बाद प्यारे बच्चों DC की जगह आपको रख देना चाहिए √3 टाइम्स TX। तो √3 टाइम्स, √3 अलग है, T मल्टीप्लीकेशन में है और X मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ध्यान देना। ये AC की जगह मैं क्या रख सकता हूं? AB प्लस BC। AC की जगह AB प्लस BC। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हो चुका है ये। अब इस AB प्लस BC को 1 के साथ कर दें, तो 1 के साथ होगा तो AB प्लस BC आ जाएगा, AB प्लस BC, और यहां पे √3 का इंटू कर दें, ये वाला √3, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 टाइम्स TX। अब AB कितना दिया है यार? AB दिया है 6x मीटर और BC दिया है TX मीटर। इनको रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा BC TX। इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है और काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। तो x कॉमन लिया तो बचा क्या? 6 बचा, इधर प्लस में t बचा, और यहां पे इक्वल में क्या लिखा हुआ है? 3 है कि ये √3 है? ये क्लियर करो। हाँ, ये 3 बन चुका है ना, अब √3 इंटू हो गया है, तो 3 टाइम्स TX। यहां से बेटा ये x और ये x कट गया, तो बचा क्या? ये बचा 6 प्लस t इज इक्वल टू 3t। अब इस t को आप 3t के साथ लेके आओ, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2t। अब 2 का डिवाइड दोनों तरफ कर दो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया t, यानी t मैंने माना किसे था भाई?
t मैंने माना था इस टाइम को, और ये टाइम कितना निकल के आ गया 3 सेकंड, यानी b से c में जाने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड लगेगा। तो इतना इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक तो है बेटा। आप तो एक बार डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से दोनों डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। डिस्टेंस आपकी एक 6x आएगी, एक tx आएगी, फिर आप दोनों ट्रायंगल का अप्रोच लगा के सिंपली t निकाल सकते हो, ठीक है। समझ गए होगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार दो बार अच्छे से करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आज की क्लास का। आज की क्लास का क्या 9.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप आज का होमवर्क आप ये रखें कि एक बार 9.1 दोबारा से कर लें क्विकली, और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एलिवेशन हम ले रहे हैं टॉप ऑफ टावर का। एक स्ट्रेट लाइन में कोई टावर स्टैंड करा दिया सपोज, उस टावर की आपने यहां से एंगल लिया तो कितना एंगल आया, एलिवेशन एंगल आपका आया, एक आया थीटा, सपोज एक आया सपोज थीटा, ये आपका टावर है, ठीक है। यहां से यदि आपने एलिवेशन लिया तो सपोज एक एलिवेशन आया थीटा, तो दूसरा एलिवेशन आएगा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, ये बात बताओ आप। ये बोलने का रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एलिवेशन मिल रहा है दो पॉइंट P और Q से। जब हम टावर RS को देख रहे हैं तो हमें इसको चलो H मान लेता हूं मैं, तो हमें एक एलिवेशन यदि थीटा मिलेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम, इसको थीटा बोल रहे हो तो दूसरा फाई हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। तो यहां से फाई की वैल्यू मैंने 90 माइनस थीटा निकाल ली है। तो एक यदि एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। हमें प्रूफ करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर होनी चाहिए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार तो आप ट्रायंगल ले लो RSP। तो चलिए एक बार ट्रायंगल आप ले लो RSP, बहुत इजी है, जल्दी से कर लेते हैं। ट्रायंगल ले लिया हमने RSP। अब इस RSP ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, इस RSP ट्रायंगल में मिल रहा है आपको tan थीटा। कितना मिल रहा है, ये tan थीटा, ये tan थीटा मिल रहा है आपको परपेंडिकुलर यानी H डिवाइड बाय बेस, बेस की जगह हम रख देंगे PS, ठीक है। हाँ, ये हमें PS 4 दिया है और ये हमें 9 दिया है, ये हमें डिस्टेंस 4 और 9 दी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम PS की जगह 4 रख देते हैं, तो H हमें निकल के आ गया 4 tan थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, H की वैल्यू 4 tan थीटा, ठीक है। या फिर आप tan थीटा के फॉर्म में निकाल लो, मुझे ज्यादा इजी बन जाएगा बच्चों। तो tan थीटा आ गया आपका H बाय 4। उम्मीद है कि समझ गए होगे, tan थीटा के फॉर्म में मैंने निकाल दिया। अगला स्टेप भी मैं tan थीटा के फॉर्म में ही निकाल दूंगा। कौन से ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास RSQ। तो चलिए RSQ ट्रायंगल में आप यही कॉन्सेप्ट लगाएं tan थीटा का, और थीटा लेकिन यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा आप लगा दो। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है ये, लेकिन लॉजिकल तो ऑब्वियसली है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपोजिट तो H है, तो H रख देता हूं मैं, और बेस मेरे पास यहाँ पे SQ है जिसे मैं 9 रख देता हूं। हाँ, अब ये बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा होता है, यस। अब ये cot थीटा यदि होता है तो H बाय 9 हो गया, ठीक। तो यहां से यदि cot को मैं 1 बाय cot लिखूं, 1 बाय कॉट लिखूं, तो मुझे इसे भी क्या करना पड़ेगा, 9 बाय H लिखना पड़ेगा, ऑल राइट। और 1 बाय कॉट होता क्या है, 1 बाय कॉट यार tan थीटा होता है, तो 1 बाय कॉट हो गया tan थीटा। तो tan थीटा इस केस से, सेकंड केस से आ गया 9 बाय H। क्या दोनों tan थीटा वेरी करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, थीटा के लिए ही तो हैं दोनों। तो ये दोनों आपको LHS tan दे रहे हैं, तो RHS भी दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो यहां से पता चल गया कि H बाय 4 किसके इक्वल होना चाहिए, 9 बाय H के। तो यहां से पता चल गया कि H स्क्वायर होना चाहिए 36 के।
तो अंडर रूट लोगे तो h हालांकि प्लस माइनस 6 आएगा, पर हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं तो प्लस में ही लेंगे। तो अंडर रूट लेने पे h आ गया 6 मीटर, और ये आपने प्रूफ कर दिया कि हाइट क्या होनी चाहिए, 6 मीटर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, और 9.1 आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो 2 क्लासेस में मैंने 9.1 कंप्लीट कराया है, लेकिन आज की क्लास को आप बहुत ही अच्छे से देखें और दोबारा एक बार और देख लें यदि आप कहीं प्रॉब्लम गई है तो, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मजेदार थे और इन क्वेश्चंस पर बेस्ड काम हुआ है, या न्यूमेरिकल वैल्यू केवल चेंज हुई है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखें ये चीज। अब ये क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज योर होमवर्क, और इसके अलावा एक होमवर्क और है। एनसीईआरटी का जो 9.1 है वो 1 से लेके 16 तक दोबारा से करें, तो 16 क्वेश्चन वो, और ये 5 क्वेश्चन एज योर होमवर्क। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं आज की क्लास।